वास्तविकता में हमारे संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। तो बच्चों को ये आश्वासन दिया कि बेटा टूट जाए, खराब हो जाए, दूसरा आएगा, ये केवल कोई अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन के साथ ही कर सकते। ये तो हम उस लेवल तक जाते हैं। 5 रुपए भी देने के लिए आज हमारे गोरखपुर के बच्चों के पास फीस नहीं है, तो आज के बाद कभी भी बाल विज्ञान कांग्रेस में गोरखपुर में फीस नहीं ली जाएगी। और आज तक बाल विज्ञान कांग्रेस में फीस नहीं ली जाती है। एक ऐसे बच्चे को देखा, खीरा बेच रही थी और जितना खीरे का दाम था 10 रुपया, उतना ही ले रही थी। अगर आप उसको और भी कुछ देना चाहते थे तो वो नहीं ले रही थी। उसने कहा कि मुझे अपने मेहनत का पैसा खाना है। आपको एक्सपेक्टेशन खुद से होनी चाहिए। दुख का कारण भी वही एक्सपेक्टेशन है, सफलता का कारण भी वही एक्सपेक्टेशन है। जब आप एक्सपेक्टेशन खुद से करेंगे तो आप खुद मेहनत कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आनंद राव है और आज हम ब्राइट बिगिनिंग कोचिंग सेंटर में, और जिसके ऑनर मिस्टर आकाश वर्मा जी हमसे जुड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे आकाश वर्मा जी, पहले तो आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को हमारे। जी, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी हूँ। क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन स्टार्ट से ही रहा था कि बिजनेस करना है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कोचिंग स्टार्ट करने का? एक्चुअली कोचिंग इज जस्ट अ स्टेप। चूँकि हम लोग को बहुत आगे जाना है, बहुत सी आगे नई चीज़ें करनी है, लेकिन चूँकि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, एक बार में उतना सडन हम लोग बड़ा बजट नहीं बना सकते थे। जी। तो छोटे छोटे स्टेप में पहले 50 रुपये की ड्राइंग बनाने से शुरू किया, फिर 400 रुपये में ट्यूशन पढ़ाया, फिर आज की डेट में ठीक ही ठाक ले लेता हूँ। तो धीरे धीरे करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे। हमने 0 से स्टार्ट किया था। हाँ, 0 से। और हमने सिर्फ पाया है। हाँ। और पाते हुए आज आपने ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 0 से शुरू करके हम यहाँ तक आए कि आज कोचिंग संचालन कर रहे हैं। तो क्या क्या कोर्सेज हैं सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ देखिए, अभी कंप्यूटर कोर्सेज में ADCA है, DCA है, C++, जावा, टैली एडवांस, प्राइम। उसके बाद से O लेवल है, A लेवल है, और भी कुछ हमारे कंप्यूटर कोर्सेज हैं। जैसे कुछ बच्चे केवल ऐसे ही स्टार्टिंग में जाना चाहें, चूँकि हमारा जो परिवेश है गोरखपुर का, तो यहाँ पे अभी भी हम लोग को, और ये बहुत दुख की बात है सर, कि हमें देखना होगा कि अभी भी हर घर में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं। अभी भी दुनिया के हम किसी भी रिचेस्ट पर्सन की अगर बात करते हैं, आप जेफ बेजोस को लीजिए, एलन मस्क को लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को लीजिए, और हम देखते क्या है कि वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसलिए शुमार है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में, टेक में और IT इंडस्ट्री में, और अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर है ही नहीं। अभी हमारे 50% तो नहीं है भारत के। कोशिश यही रहती है कि हम छोटे छोटे कोर्सेज भी प्रोवाइड करा सके। जैसे कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि उन्हें केवल कंप्यूटर सीखना है कि एटलीस्ट वो चला सकें, तो इस तरह के लिए CCC का हमारा कोर्स है। तो क्या एक्स्ट्रा आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग और भी मार्केट में न जाके आपके पास आए? देखिए ये बहुत टफ सवाल है, ये USP है, लेकिन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कोर्स आपने डिज़ाइन कर लिया कि आपने DCA करना है, तो DCA में आपको एक लिस्ट मिलती है कि ये चीज़ें करनी है। आपको MS ऑफिस सिखाया जाएगा, फिर आपको कोरल ड्रॉ सिखाया जाएगा, पेज मेकर सिखाया जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें जो पूरी दुनिया प्रोवाइड कर रही है। कहीं पे भी आप इंडिया में जाइए, आपको ये सारे DCA में कोर्सेज मिल जाएंगे। जब हमारे पास बच्चा आता है तो उस बच्चे को हम अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। अब ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल कहने के लिए ट्रीट कर रहे हैं। अभी जैसे आज ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग में ये था कि हमने सारे बच्चों से सारे सिस्टम खुलवा दिए। हालांकि उनकी कोर्स में नहीं है हार्डवेयर, लेकिन हमने एक एक सिस्टम खुलवाया। हम आपको कुछ अभी फोटोज भी प्रोवाइड कराएंगे विशाल सर के थ्रू कि हमने एक एक सिस्टम खुलवाया। SATA केबल क्या है, SMPS क्या है, मदरबोर्ड कहाँ लगता है, IC ऑन नहीं हो रही है तो IC चेक करें क्या हीट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो एक एक पार्ट बच्चों ने निकाला, उन्होंने असेंबल किया। अच्छा, बच्चों के हाथ काँप रहे थे, देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बैकवर्ड हैं अभी भी हम लोग कि हमारे यहाँ के बच्चे कंप्यूटर खोलने में हाथ काँपते हैं उनके। तो बच्चों को ये आश्वासन दिया कि बेटा टूट जाए, खराब हो जाए, दूसरा आएगा, ये केवल कोई अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन के साथ ही कर सकते। ये तो हम उस लेवल तक जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और कुछ ही ऐसे संस्थान हैं हमारे यहाँ जो फैमिली की तरह ट्रीट करें, और कहा जा सकता है नहीं के बराबर है। अगर यह कर रहे हैं तो दोस्तों कोई उसमें डाउट नहीं है कि आप यहाँ पे आए। और अगर आपको बिजनेस ही करना था तो शिक्षा के सेक्टर क्यों चुना आपने? देखिए, वास्तविकता में हमारे संविधान के अनुसार अगर हम देखें
तो शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। मैंने व्यवसाय बन चुका है शिक्षा। हाँ, मैं वही और उसी पे आज मैं कहना चाहूंगा शिक्षा और स्वास्थ्य देश की सबसे बड़े रोजगार मैं के उसी माध्यम पे में से आना चाह रहा था कि देखिए रियलिटी में आज के डेट में बहुत लोग मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो एनी रेलवे बॉयज इंटर कॉलेज से हुई है। वहाँ जो फीस हुआ करते थे 2 रुपये होते थे, और मेरे जैसा गरीब बच्चा वो अफोर्ड कर सकता था। लेकिन आज के डेट में हम पीपीपी मॉडल की तरफ इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि बच्चे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो पढ़ेंगे कैसे? मेरे जैसे बच्चे को जिस डिप्राइवेशन में मैं जिया, मुझे तो कहीं रास्ते पे ठेला लगाना चाहिए था, लेकिन वो सरकार की देन थी, वो उस तरह की उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी कि मैं कम पैसे में भी पढ़ सका और आज कुछ तो लायक बन सका हूँ। जितना मैं डिजर्व करता था, मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा ही इस समय मेरे पास है। तो इसीलिए एजुकेशन सेक्टर चुना है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो जहाँ डीसीए एडीसीए के कोर्स 15,000 तक के होते हैं, हमारे यहाँ 8,000 9,000 तक में ही हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि पैसा उतना ही लिया जाए जितने में हमारे टीचर का सर्वाइवल हो सके, और इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा बड़ा काम करना चाहता हूँ कि कल को मेरे जैसा कोई बच्चा आए मेरे पास और कहे कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं वो दे सकूं। और मैं जानता थोड़ा कम समय आप शायद हो, लेकिन फिर भी मैं एक नाम जरूर मेंशन करना चाहूँगा। मुझे याद है कि मैं एक भारत सरकार एक प्रतियोगिता कराती है बाल विज्ञान कांग्रेस, उसके जो जिला समन्वयक थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, और वो मेरे मेंटोर हैं, गुरु भी हैं, और उनसे मैंने बहुत सीखा। जब मैं उस कंपटीशन में पहली बार गया तो 5 रुपये वहाँ उस फीस थी, लगभग 15 साल पहले, और मेरे पास 5 रुपये नहीं थे फीस देने के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास फीस तो नहीं, मुझे मालूम नहीं था फीस देना है। तो उन्होंने कहा कि भाई फीस तो देनी पड़ेगी, या तो आप जाइए कोऑर्डिनेटर से बात करके आए। मैं आशीष सर के पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास फीस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार अगर 5 रुपये भी देने के लिए आज हमारे गोरखपुर के बच्चों के पास फीस नहीं है, तो आज के बाद कभी भी बाल विज्ञान कांग्रेस में गोरखपुर में फीस नहीं ली जाएगी। और आज तक बाल विज्ञान कांग्रेस में फीस नहीं ली जाती है, और मेरा भी सपना यही है कि ऐसे पोस्ट पे पहुंच सकूं जहां पे कोई बच्चा मेरे से आकर के कहे कि सर फीस देने के मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसका फीस छोड़ सकूं। सर ये सपना अगर आपने देखा है तो पूरा होगा, और हमारा भी सपना है कि भारत के शिक्षा पे काम करें, क्योंकि किसी भी देश के निर्माण में वहाँ के एजुकेशन का, वहाँ के बच्चों की शिक्षा का काफ़ी योगदान होता है। जो भी देश शिक्षित हैं आज दुनिया के टॉप रिचेस्ट या फिर टॉप पॉपुलर कंट्री में उनके नाम आते हैं, और शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कुछ सोच रहे हैं, और आपने जो 0 से सफर तय किया था, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। इसको और आप राष्ट्रीय लेवल तक ले जाइए, पूरे देश में काम करिए, शिक्षा के लिए काम करिए। बाकी मुझसे जो भी सहयोग हो सकेगा, जब भी सहयोग हो सकेगा सर, मैं हमेशा आपका सहयोग करने के लिए पर्सनली तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जेन्युइन हूँ, बहुत ज़मीन से जुड़ के काम को करता हूँ। और कहा जाता है कि आप आसमान में कितना भी उड़िए, और अगर आपके पाँव जमीन पे है तो कोई गिरा नहीं पाएगा। तो पाँव जमीन पे बने रहने चाहिए, और सपने देखना अच्छी बात है सर, आपके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो सपनों को देखता है। और सपनों को देखने के लिए हमें जागना पड़ेगा, रातों रातों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन की, कि जब तक न हो सफल को तुम नींद चैन त्यागो तुम, बिना संघर्षों के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर आप कोशिश करें, नो डाउट आपकी हार नहीं होगी, और आप नित्य निरंतर ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। और अंत में क्या कहना चाहते हैं, अपना मैसेज क्या है आपका? देखिए, अक्सर मेरे से बच्चे पूछते हैं या कहते हैं, या फिर उनका ओपिनियन रहता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, ये सरकार बुरी है, वो सरकार बुरी है, ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। मुझे अपनी समस्याएं बुरी नहीं लगती हैं या बहुत बड़ी नहीं लगती हैं, क्योंकि मैंने एक बार रेलवे स्टेशन पे एक ऐसे बच्चे को देखा जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो टोकरी बचे हुए हाथों के जो हिस्से थे उससे वो टोकरी लेकर के जा रही थी, और उसमें वो खीरा बेच रही थी, और जितना खीरे का दाम था 10 रुपया, उतना ही ले रही थी। अगर आप उसको और भी कुछ देना चाहते थे तो वो नहीं ले रही थी। उसने कहा कि मुझे अपनी मेहनत का पैसा खाना है। तो स्थिति इतनी गई गुजरी भी हो सकती है, उसके बावजूद अगर आप चाहेंगे कि आप उस स्थिति से निकलना चाहें, उबरना चाहें, ऊंचाइयों को छूना चाहें, तो आप छू सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी को ब्लेम डालना बड़ा आसान होता है,
कभी कोई सरकार आपके लिए करेगी नहीं करेगी, कोई सोसाइटी आपके लिए करेगा या नहीं करेगा, किसी से आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखेंगे तो फिर तो आपके लिए कोई कुछ करने ही नहीं वाला है। आपको एक्सपेक्टेशन खुद से होनी चाहिए। दुख का कारण भी वही एक्सपेक्टेशन है, सफलता का कारण भी वही एक्सपेक्टेशन है। जब आप एक्सपेक्टेशन खुद से करेंगे तो आप खुद मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। दूसरे से करने पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफलता सर, मिलेगी। जो आपने लाइन बोली कि दुख का कारण एक्सपेक्टेशन रही, बिल्कुल ये 100% मैं सहमत हूँ इस बात से। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो खरा उतरा तो आप सुखी हो जाते हैं, अगर नहीं खरा उतरा तो आप दुखी हो जाते हैं। इसीलिए तो सुख दुख दोनों की चाबी हमारे हाथ में। सर ने जैसा बताया, बहुत ये बात अच्छी लगी आपकी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हम से जुड़ने के लिए, और निरंतर आप प्रयास करिए। अंत में फिर वही कहूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं हर जी, वक्त जी। आपके सहयोग के लिए कोशिश करता रहूंगा, जितना हो सकेगा उतना करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।